जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो दोस्तों, जैसे कि क्लास 10 का बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो उसके लिए जो हमारी प्रीतम एकेडमी की टीम मेंबर है, उन्होंने जो क्लास 10 का बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों का, यानी जो मेरी क्लास 10 की फैमिली मेंबर है, उनका बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स है, वो अच्छे से अच्छा स्कोर करे, उसके लिए हमारी प्रीतम एकेडमी की टीम ने आपका जो क्लास 10 का साइंस है, साइंस का जो प्रीवियस ईयर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यानी मैं यूँ कहूँ कि अभी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसका एक पीडीएफ बनाया है। और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ हमारे जो प्रीतम एकेडमी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग क्या कीजिएगा, गूगल में सर्च कीजिएगा pritamacademy.com। आपको देखिएगा ये हमारा वेबसाइट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे आना है और यहाँ नीचे से कुछ देर स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको देखिए यहीं पे फ्रंट में ही आपको यहाँ फिलहाल मिल रहा है। हो सकता है कि आपको कुछ देर बाद मिले, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे लिखिएगा क्लास 10 साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट क्लिक करना है और आप लोग जब नीचे आइएगा तब यहाँ पे आपको कई सारे जो प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो अभी तक पूछे गए हैं, वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ से इजीली वेब में आराम से पढ़ सकते हो। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हो। तो मैं इस वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चन लूंगा और फिलहाल मैंने अभी 40 क्वेश्चन पब्लिक किया हुआ है। आपका इस तरह करके कई सारा जितना भी अभी तक जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, सारे को सारा मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, चाहे वो 200 हो, 300, जितना भी हो सारा डाल दूंगा। फिलहाल अभी 40 है तो मैं 40 का वीडियो बना दे रहा हूँ, फिर आगे मैं 80 अपलोड करूंगा, तो फिर मैं अगला 40 का वीडियो बना दूंगा। इस तरह करके मैं सारा का वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और आपका सारा का सारा जो ये जो आपको देख रहे हो यहाँ पे सारा क्वेश्चन आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट उतार सकते हो, कॉपी में लिख सकते हो। तो चलिए हम लोग इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, वाहनों के हेडलाइट बनता है। इस तरह क्वेश्चन जो है ना, इसको थोड़ा सा पलट के भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्या है कि वाहनों के हेडलाइट बनता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग क्वेश्चन को मत रटिए, क्वेश्चन की गहराई को समझिए। तो सीधा सा कह रहा है कि जो आपका वाहन होता है, वाहन का जो हेडलाइट होता है, उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, उसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, देखिए अवतल दर्पण का। और यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे आपको आंसर लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का, ठीक ना। तो शब्दकोश के छोटे, देखिए क्या लिखा है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करेंगे या फिर करना चाहेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन की गहराई समझना है। तो मैं फिलहाल क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप जो शब्दकोश होता है, जो आपकी डिक्शनरी होता है जिसमें वर्ड मीनिंग्स होती है, वो छोटे छोटे लिखी हुई होती है। तो अगर आपको मान लीजिए कि यूं होता है कि आपको नजर नहीं आ रहा, तो आप लोग उसको बड़ा करके कैसे देख सकते हो। तो एक लेंस होता है दोस्तों, आपको पता होगा, उत्तल लेंस, जो क्या होता है, बीच में मोटा होता है और साइड इस तरह करके उत्तल लेंस होता है दोस्तों। इस प्रकार करके उत्तल लेंस होता है, बीच में क्या होता है, ये मोटा होता है और साइड में पतला होता है। और अवतल लेंस किस तरह होता है, तो बीच में गहरा होता है, यानी गड्ढा होता है, साइड में ये चौड़ा होता है, इस तरह करके होता है। लेकिन हम लोग शब्दकोश के छोटे अक्षर को बड़ा देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ये क्या करता है दोस्तों, छोटी छोटी जो आपकी बिंब है उसका बड़ा प्रतिबिंब बना के देती है, इसलिए, ठीक ना। अब देखिए, सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है। यानी क्वेश्चन सीधा सा कह रहा है कि जो सामान्य हमारा जो नॉर्मल एक वयस्क आदमी है, जो एक समझ सकते हो जिसका आंख खराब नहीं है, वो एक हट्टा कट्टा आदमी है, उसका आंख का जो न्यूनतम दूरी कितनी होती है। यानी कोई एक स्वस्थ आंख जो है, उस स्वस्थ आंख की न्यूनतम कितनी दूरी तक वो देख सकता है। तो याद रखिएगा कि जो अगर आंख से अगर 25 सेंटीमीटर तक कोई वस्तु रखा हुआ है, तब आप लोग आसानी से देख सकते हो। 25 सेंटीमीटर से दूर तक भी आराम से देख सकते हो। लेकिन जब भी आप 25 सेंटीमीटर से सामने अगर रखते हो कोई वस्तु को, तो आप लोग देख नहीं पाओगे, आप लोग को धुंधला नजर आएगा, ठीक ना। तो इसलिए एक वयस्क आंख का जो सामान्यतम मतलब न्यूनतम जो दूरी होती है सामने वाली, वो क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। याद रखिएगा बोला, ठीक ना। इसका सही आंसर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है दोस्तों, तो वोल्ट होता है, याद रखिएगा, ये सब तो आपको पता ही होगा। देखिए क्या, दृष्ट धारा के एक स्रोत का नाम लिखे। तो दृष्ट धारा का जो स्रोत होता है आपको पता है, सूखा सेल, लेड बैटरी, यानी कि डीसी करंट का पूछ रहा है, ठीक ना, डीसी करंट का पूछा जा रहा है, इसी का नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शोषण कैसी अभिक्रिया, तो आपको पता होगा दोस्तों कि शोषण जो होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं, वो खाना क्या होता है, हमारे पेट में जाता है, और जो हम लोग श्वास लेते हैं, यानी कि जो हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं, उससे हमारा
हमारा जो ऑक्सीजन होता है वायुमंडल का वो हमारे शरीर में जाता है, यानी पेट में जाता है, पेट से वो खाना के साथ मिलता है और हमें क्या मिलता है, जैसे वो घुलता है खाने के साथ तो बहुत सारी क्रिया होती है, ग्लूकोज वगैरह सारा कुछ में टूटता है वो, और क्या होता है हमें एनर्जी देता है, क्या देता है, ऊर्जा देता है। और जो रिएक्शन हमें ऊर्जा प्रोवाइड कराता है वो क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भोजन और जब ऑक्सीजन मिलता है, यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं वो हवा मिलता है, तो क्या आपस में रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, तो वो एक अभिक्रिया हुई ना, और वो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें क्या एनर्जी मिलती है, हमें ताकत मिलती है, हम लोग जिंदा रह पाते हैं, इसीलिए वो क्या होता है दोस्तों, एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी। 6 नंबर का जो होगा ऊष्माक्षेपीय आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। आपको ये सब बहुत आसान लग रहा होगा दोस्तों, पर ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जितना भी सीरीज लाऊंगा आपको सारे को देखना, ठीक ना। तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो 7 होता है, याद रखिएगा। अब देखिएगा लेड एवं टीन की मिश्र धातु क्या कहते हैं दोस्तों, उसको सोल्डर कहते हैं, याद रखिएगा। लेड और टीन से सोल्डर बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे अल्काइन का सामान्य सूत्र पूछा है, आपको अल्काइन का पूछा है, यानी कि अल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2 होता है। आपको एल्किन और देखिए ये 3 प्रकार का होता है, अल्किन, अल्काइन और होता है अल्केन होता है, तो आपको तीनों को तीनों याद रखना है, ठीक ना। तो यहाँ अल्काइन का पूछा है, आप लोग तीनों याद रखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक ना। क्योंकि इन तीनों में से कोई एक ना एक आपको पूछता ही है, तो आपका 1 मार्क्स फिक्स हो जाता है, ठीक ना। आप लोग अल्केन का, अल्किन का और अल्काइन का याद रख लीजिएगा। अल्केन जो होता है दोस्तों, अल्केन का जो होता है, अल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, और जो अल्किन होता है, अल्किन का होता है CnH2n-2n होता है सिर्फ, और अल्काइन का यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग CnH2n-2 होता है, याद रखिएगा। तीनों में से एक आएगा ही आएगा, ठीक ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 99% चांसेस से आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, तो याद रखिएगा पहले तो हम लोगों ने पहले का जो साइंटिस्ट थे वो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तब आपको समझ में आ जाएगा। जो पहले के जो साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे कि जो आपका जो एलिमेंट्स है, जो तत्व है, उनका जो परमाणु द्रव्यमान है उसके आधार पर उन्होंने क्या किया था, बांटा था। मतलब उनके आधार पर आप एलिमेंट्स को सजाया था, लेकिन वो फेल हो गया था। लेकिन बाद में क्या किया गया, उसको परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया, और जो कि अभी वो सक्सेस है, और जिसको हम लोग अभी पढ़ते हैं। और अगर आप लोग कुछ पढ़ लिख के ज़्यादा अगर साइंटिस्ट बनकर अगर आप लोगों ने नया पीरियोडिक टेबल का खोज कर दिया तब तो बढ़िया बात है, ठीक ना। तो फिलहाल अभी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, परमाणु संख्या का उपयोग करते हैं। आप लोग चाहो तो आगे वैज्ञानिक बनकर इसको चेंज भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक ना। पर चेंज ऐसे ही नहीं होता, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको उस काबिल बनना पड़ेगा, ठीक ना। आगे बढ़ते देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी यदि उसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन की गहराई को समझिए, आपको क्या फोकस दूरी ज्ञात करना है, यानी कि आपको छोटा f ज्ञात करना है, और आपको r दिया हुआ है, बड़ा r आपको दिया हुआ है, बड़ा r आपको 32 सेंटीमीटर दिया गया हुआ है, और आपको f ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा f बराबर क्या होता है, r/2 होता है, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसीलिए इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा 32/2 कीजिएगा तो 16 सेंटीमीटर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये मेरा एक पहले का लिया हुआ वीडियो, इसको भी जरूर जाकर वॉच कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक बार मैं क्लिक कर दूंगा ना, तो देखिए यहाँ पे वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग इस वेबसाइट से भी, यहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को प्ले कर सकते हो, ठीक ना। तो चलिए फिलहाल तो मैं इस वीडियो को फिलहाल स्टॉप कर देता हूँ, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है सो, देखिए आपको एक यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, देखिए 2H2 और उसके बाद O2 दिया हुआ है = 2H2O दिया हुआ है, ठीक ना। में अभिक्रिया की पहचान कीजिए। सीधा करा कि ये जो अभिक्रिया आपको दिया हुआ है इसे कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप लोग देख सकते हो 2 या 2 से अधिक यहाँ पे जब अभिकारक मिलकर क्या करते, एक उत्पाद का निर्माण करते तो उसे संयोजन अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2 अभिकारक है, ठीक ना। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एक संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक ना। अब आप लोग संयोजन अभिक्रिया को याद कर लीजिएगा, वियोजन अभिक्रिया को भी याद कर लीजिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया को भी याद कर लीजिएगा, प्रतिस्थापन, ये सब आपको सारा को क्लियर कर लेना है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, इस करके आपको टोटल याद कर लेना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन, इससे आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है दोस्तों, उत्तल लेंस पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। और इमली में टार्टरिक अम्ल, ये सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना, बहुत जरूरी। टमाटर में ये सब सारा जितना भी वहाँ पे आपको एक चार्ट बना नजर आएगा, आपको पुदीना में आप लोग सब सारा याद कर लीजिएगा, चींटी का डंक में, जो बिच्छू का डंक में, वो सब जो अम्ल सब पाया था सब सारे को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक आएगा ही इससे, ठीक ना। विद्युत धारा को किस यंत्र में मापा जाता है दोस्तों, याद रखिए विद्युत धारा को हम लोग अमीटर में मापते हैं, और जो आपका विभवांतर को किस में मापते हैं, वोल्ट मीटर में, याद रखिएगा, ठीक ना। दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। आगे देखिए क्या है सो, ये सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों, ठीक ना। एक धातु का उदाहरण
उदाहरण दीजिए जो द्रव अवस्था में पाए थे। याद रखिएगा ब्रोमीन जो होता है ये क्या है, एक धातु है, लेकिन ये क्या होती है, आपके द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा 17 नंबर का, ऐसी युक्ति का नाम बताइए जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन, जनरेटर बदलता है। याद रखिएगा सब। चलिए हम लोग 18 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखिए क्या, प्रकारात्मक समूह COOH का नाम बताए, तो आपको पता होगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, आपका जो आपका हेलो सब है, हेलो मतलब जो आपका जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सब का सिंबल याद कर लीजिए। जैसे कार्बोक्सिलिक का COOH होता है, कीटोन का COH होता है, कीटोन का CO होता है और एल्डिहाइड का COH होता है, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। आगे देखिएगा सौर पैनल में धातु होता है, सौर पैनल में याद रखिएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। अब देखिए क्या है सो, आवर्त सारणी के उद्ग्र स्तंभ को कहते हैं, तो याद रखिएगा उसको हम लोग क्या, उद्ग्र स्तंभ को क्या कहते हैं दोस्तों, समूह कहते हैं। आपको पता होगा कि हम लोग क्या होता है कि जो आपका इसको हम लोग समूह कहा जाता है, इसको ग्रुप बोला जाता है, और इस साइड में पीरियोडिक टेबल में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग समूह बोलते हैं, इसको हम लोग आवर्त। याद है आपको ये चीज़, तो आपको पता ही होगा, ठीक ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि आपको पता होगा कि इस प्रकार का आपका क्या होता है, पीरियोडिक टेबल होता है दोस्तों। तो इस सब को क्या कहते हैं दोस्तों, इस सब को हम लोग ग्रुप बोलते हैं, और इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नंबर पर, एक उत्तल लेंस द्वारा क्या दिखेगा, उत्तल लेंस द्वारा बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ आरेख खींचिए जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस दूरी के बीच रखा है। सीधा सा कह रहा है कि आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें से जो आपका जो बिंब है, उस बिंब को आपको उसका जो लेंस है, लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे जो यहाँ पे जो आपको O नजर आ रहा है, यहाँ से लेंस का O से और आपके फोकस दूरी के बीच में कहीं पे रखना है, यहाँ पे कहीं पे आपको रखना है। तो देखिए आप लोग देख सकते हो, इस डायग्राम को आप लोग एक बार देख लीजिए, आप लोगों ने तो ये सब पढ़ा ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम लिखे, निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम लिखे। दोस्तों सीधा से पूछ रहा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, सो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए A और B यहाँ पे मिला हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे C और D मिला हुआ है, लेकिन इधर जाने के बाद A और आपका A और D मिल गया है और B और C मिल गया है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हेर फेर हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि है। ये क्या कर रहा है कि ये इसका यूँ समझ लीजिए कि ये लोग दो दोस्त थे, यहाँ पे दो दोस्त हैं, और ये क्या है, जब अभिक्रिया हो रहा है तो इसका वाला एगो दोस्त इसका वाला एगो दोस्त से कॉम्बाइन करके एगो बन जा रहा है, और इसका वाला दूसरा दोस्त इसका वाला दूसरा दोस्त मिलकर कॉम्बाइन करके बन जा रहा है। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको पता होगा। मानव नेत्र के उस भाग का नाम बताए जिस पर आपका क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, रेटिना कहते हैं। यहाँ पर भी आपको एक वीडियो देखने को मिल जाएगा हमारे वेबसाइट में, इसको भी आप लोग प्ले करके यहाँ से भी देख सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब के थ्रू से यहाँ पे वॉच ऑन यूट्यूब, यहाँ पे जब आप लोग टच कर दीजिएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा है वॉच ऑन यूट्यूब, यहाँ पे टच कीजिएगा, आप लोग यूट्यूब से जाके देख लीजिएगा, या तो फिर आप लोग यहीं से भी वेबसाइट से भी देख सकते हो। चलिए 24 नंबर का प्रश्न देखिएगा, कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कठोर जल को मृदु करने के लिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा समांतर क्रम में, और जो आपका अमीटर होता है उसको क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा अमीटर पार्श्व क्रम और वोल्टमीटर समांतर क्रम। देखिए तांबे एवं जस्ते की मिश्र धातु का नाम लिखे, तो याद रखिएगा उसे हम लोग ब्रास, जिसको हम लोग पीतल भी बोलते हैं, उसको कहा जाता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाली सुरक्षा उपाय का नाम लिखें। सीधा सा क्वेश्चन कर रहा है कि जो हमारा विद्युत जो है, हमारा जो घर में हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को सुरक्षित बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग घर में मेन स्विच लगाते हैं, जिसको हम लोग MCB भी बोलते हैं, उसका हम लोग उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम लोग का तार में भी क्या देखिएगा आप लोग, तार में हम लोग क्या करते हैं दोस्त, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तार में हम लोग किसका पे पॉली, आप लोगों को पता होगा वहाँ पे भी क्या हो रहा है, तार में हम लोग उसका प्लास्टिक का कोटिंग क्या होता है, क्यों, क्योंकि हमको उससे करंट नहीं लगता है, तो वो भी एक रहेगा PVC का जैसा काम करता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ताकि हम लोग अगर मान लीजिए तार में अगर PVC ना हो तो क्या हम लोग तार को छुएंगे तो करंट लग जाएगा, इसलिए तार में उपयोग करते हैं। PVC का मेन स्विच में भी हम लोग उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया था अल्केन अल्काइन का सूत्र, तो देखिए यहाँ पे अल्केन का सूत्र कहा पूछा गया है। अल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन चक्की में उपयोग प्राप्त ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए पवन का जो न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो आपको
कई जगह पे आपको 12 किलोमीटर to 14 किलोमीटर देखने को मिलेगा, यानी कि 12 से आपको 14 किलोमीटर के बीच में देखने बोलता है। कहीं कहीं आपको 15 किलोमीटर कम से कम लिखा होता है, तो वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा। तो अगर जो आपको ए देखने को मिलेगा तो आप लोग याद रखिएगा 12 से जो आपका 15 याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। 12 से 14 आपको ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा, तो आप लोग उसको याद रखिएगा, ठीक ना। पर अधिकतर आप लोग याद रखिएगा 12 से आपका क्या कह रहा था 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए, तभी पवन चक्की कार्य करेगी और हमें बिजली मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व, आपको पता होगा कि आवर्त जो हमारी सारणी है, इस प्रकार की एक आवर्त सारणी है, उसमें से जो यहाँ पे और यहाँ पे जो तत्व आते हैं वो दो ही आते हैं। क्या आते हैं? एक हाइड्रोजन और एक हीलियम ही आते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा। यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम ही आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दो तत्व होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक किरण स्वच्छ किरण आरेख खींचे जो वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया। सीधा सा आपको क्या करना है कि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा उसका आपको एक डायग्राम बनाना कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा वस्तु है, वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं दोस्तों? वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, जो आपका सी है वहाँ पे रखते हैं। तो दोस्तों ये डायग्राम थोड़ा सा उल्टा अपलोड हो गया, मैं इसको सीधा करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। मैं इसको आप लोग जब यहाँ पे आके देखिएगा तब आपको सीधा मिलेगा, आपको उसका टेंशन लेना, ठीक ना। तो इस प्रकार कुछ डायग्राम आपको बनेगा दोस्तों। आपको ये वाला नहीं बनाना, याद रखिएगा, थोड़ा सा ये गलत है, थोड़ा सा उल्टा हो गया, ठीक ना। इसको मैं सीधा कर दूंगा ना, बस क्या है कि ये इस प्रकार है ना, तो इसको हमको ऐसे पलटना पड़ेगा, बस बाकी सब सही हो जाएगा। बस मैं इसको थोड़ा सीधा कर दूंगा, आपको टेंशन लेना नहीं। ये थोड़ा सा गलती से यहाँ पे फोटो थोड़ा उल्टा अपलोड हो गया, इसको मैं सीधा करवा दूंगा, आपको टेंशन लेना। ये डायग्राम तो मैं सीधा करवा दूंगा, आप लोग यहाँ से याद कर सकते हो। बाकी आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ। देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया था? आपको पता होगा कि उत्तल लेंस का उपयोग किया था। चलिए आप थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। किसी दर्पण में आप चाहे आप कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो वो संभवतः कौन सा लेंस होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, आप चाहे कहीं भी खड़े हो, किसी भी आप चाहे कहीं भी खड़े हो किसी भी दूरी पर दर्पण से, लेकिन आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या हमेशा सीधा होगा। तो वो कौन सा दर्पण है जो ऐसा आपको प्रोवाइड करवा सकता है कि आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही देगा, वो चाहे आप कितनी भी दूरी पर खड़ा हो। तो उसका कैपेसिटी सिर्फ समतल दर्पण पे ही दोस्तों, क्योंकि समतल दर्पण के पास ही ऐसा एक पावर है जो आप कहीं भी खड़े हो जाओ, समतल दर्पण के सामने आपका प्रतिबिंब हमेशा सदैव सीधा दे देगा। वरना अवतल उत्तर में कभी आपको सीधा देगा तो कभी उल्टा देगा, वो आपका फोकस के हिसाब से एडजस्ट करके वो आपको दे देगा आपको उल्टा सीधा, लेकिन समतल दर्पण में हमेशा आपको सीधा देगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? तो याद रखिएगा ये क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। चलिए आगे देखते हैं। इस्पात में कौन सी धातु उपस्थित होती है? इस्पात में कार्बन उपस्थित होता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए क्या 137 नंबर क्वेश्चन। विद्युत चुंबक क्या है? विद्युत धारा के प्रभाव से बने पदार्थ चुंबक के पदार्थ चुंबक कहलाते हैं। यानी सीधा कहना है कि विद्युत चुंबक उसको कहेंगे कि विद्युत के थ्रू से बना हुआ जो आपका चुंबक होता है उसको हम विद्युत चुंबक होता है। जैसे कि आपको कॉइल हम लोग एग्जांपल में ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जो हमारा जो हमारा फैन सब होता है उसमें कॉइल बेंडिंग क्या होता है, उस कॉइल में उस तार में क्या पार होता है? उसमें विद्युत पार होता है, वहाँ पे मैग्नेट बनता है। जो मोटर होता है वो सब में क्या होता है? विद्युत चुंबक का सिद्धांत काम करता है। तो क्या होता है? विद्युत के थ्रू से कोई चुंबक अगर बनता है तो उसी चुंबक को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। समझ लीजिए, तो आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो। एल्किन का सामान्य सूत्र देखिए, बारी बारी से तीनों पूछ ही डाला। तो एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है, याद रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे, तो आपको पता है प्रकाश के परावर्तन दो नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण पर डाला गया लंब, तीनों ही एक ही सतह एक ही बिंदु पे होता है। इसका एक डायग्राम भी बना लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से ये आपका क्या है दोस्तों? एक सतह है, ठीक ना। ये ऊपर वाला सतह क्या? रिफ्लेक्टिव सतह है ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या? नीचे वाला मान लीजिए कि यहाँ रिफ्लेक्टिव नहीं होता। जिस तरह आईना होता है ना, एक तरह से मुंह दिखता है, एक तरह से मुंह नहीं दिखता है, उस तरह ये वाला ऊपर वाला सतह जिस तरह से मुंह दिखता है, नीचे वाला कौन है? जिस तरह से मुंह नहीं दिखता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से है। तो आपको क्या करना है? एक इधर से आपतित किरण को ड्रॉ करना है, इधर से उसके बाद परावर्तित किरण को इस तरह से ड्रॉ कर देना। बस आपको ख्याल ये रखना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए। और ये जहाँ पे मिला हुआ है यहाँ पे आपको क्या करना है? इस प्रकार से एक ये जो सतह है इससे ये वाला जो आप लोग डॉटेड लाइन खींचेगा ये 90 डिग्री होना चाहिए, कि ये 90 डिग्री होना चाहिए। और ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होना चाहिए। यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रॉ कर दीजिएगा, तीर दिखा दीजिएगा कि प्रकाश किरण आ रही है, और इधर से दिखा दीजिएगा कि ये जा रही है। और ये वाला जो कोण है
इसको कौन आई कहते हैं और ये वाला कौन आर कहते हैं। छोटा आई छोटा आर लिखेगा। छोटा आई का मतलब होता है आपतित कोण और जो बड़ा वाला होता है परावर्तित कोण, याद रखिएगा, ठीक ना। इसको आपतित किरण बोलते हैं और इधर वाला को परावर्तित किरण बोलते हैं। और आप लोग देख सकते हैं आपतित किरण यहाँ पे आके मिल रही है इस पॉइंट पे, परावर्तित किरण भी यहीं पे आके मिल रही है और अभिलंब भी यहीं पे मिल रहा है। तो ये तीनों एक ही पॉइंट पे है और एक ही सतह पे है। तो यही वाला पहला जो आपका पॉइंट लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह करके ड्रॉ कीजिएगा तो ये वाला कोण आई, ये वाला कोण आई और ये वाला कोण आर ये बराबर होगा। और जब ये वाला बराबर होगा ना दोस्तों, ये वाला भी बराबर होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको ये चित्र को देखना है और आपको क्या करना है, इसको बताना है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र से अगर आया तो ये वाला क्वेश्चन आता है। ये चाइना डिश आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आपका चाइना डिश है। चाइना डिश में देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है, सो अभिक्रिया के होने क्या सीधा सा कह रहा है कि इस अभिक्रिया में रंग परिवर्तन को लिखे। तो ये श्वेत चमकीला सिल्वर रंग बनाता है। क्वेश्चन है अभिक्रिया के होने रंग परिवर्तन को बताइए। अभिक्रिया में होगा, ठीक है, इसको मैं सुधरवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इसका में से क्या श्वेत चमकीला देखिए यहाँ पे सिल्वर बनता है, ठीक है, इसमें श्वेत चमकीला सिल्वर बनता है। जैसे कि यहाँ डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, डायग्राम में क्या क्या देखिएगा। यहाँ पे आपको एक खिड़की नजर आ रहा होगा, खिड़की में से यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से सन का लाइट आ रहा है। ये आपका एक प्लेट है, प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्लेट को हम लोग चाइना डिश बोलते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे आपको सिल्वर रखा हुआ है, ठीक ना, सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे आके धूप पड़ रही है, यही वाला आपका सीधा सा डायग्राम दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कौन सा रंग परिवर्तन होगा, तो सिल्वर जो है आपका वो श्वेत चमकीला रंग बन जाएगा। और इस अभिक्रिया के लिए आपको एक संतुलित समीकरण लिखना है। तो इसका जो समीकरण होता है दोस्तों, AgCl होता है, इक्वल टू होता है AgCl2 होता है। लेकिन इसको संतुलित भी करने बोला तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको इस साइड में उत्पाद के तरफ में भी 2 लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका कंफर्म होगा, यानी कि ये आपका सही होगा, वरना गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह करके हमारा 40 का 40 प्रश्न खत्म होता है दोस्तों। और मैं इसमें और भी जितना भी अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा है A to Z में सारा इसमें अपलोड कर दूंगा। तो आपको टेंशन लेना है, आप लोग को वेबसाइट में थोड़ा चिपका हुआ रहना है, यानी कि यहाँ पे बार बार मैं आके दिन में 1-2 बार खोल के देख लेना है कि कौन कौन सा अपडेट डालता हूँ। फिलहाल देखिए यहाँ पे आपका क्या है, हमारा प्यारा सा प्रीतम एकेडमी का वेबसाइट है। तो आपको क्या करना है, प्रीतम एकेडमी के वेबसाइट में आ जाना है। देखिए ये है आपका प्रीतम एकेडमी का वेबसाइट। यहाँ पे आपको इस तरह से पोस्ट नजर आएंगी। आप लोग यहाँ से बहुत सारा ई-कल्याण वगैरह वगैरह हम लोग जितना भी आपका PDF वगैरह है, जितना भी आपका क्वेश्चन है, सारा हम लोग वेबसाइट में अपलोड कर देते हैं। आप लोग को कुछ नहीं करना है, गूगल में pritamacademy.com सर्च मारना है और आपको यहाँ पे आ जाना है और आके क्या करना है, आप लोग को अपना नॉलेज गेन करना है और बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।